पेपर टू सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए यहां पर इस वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। यहां पर आपसे पूछा गया है कि वन अधिकार कानून जो कि 2006 में अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? वो स्वीकारता है अनुसूचित जनजातियों को। किसको? अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार कानून 2006 स्वीकारता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली जगह यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की? गाड़ियों में बचाने के लिए, कार्यस्थलों पर, या वैवाहिक संबंधों में, या सड़कों पर? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कार्यस्थलों पर। अगर मैं बात करूं 1997 में एक केस आया था उच्चतम न्यायालय के पास विशाखा निर्देश की रचना। उसने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल यानी कि जहां पर वो काम करने जाती हैं या कई तरीके के कार्यस्थल हो सकते हैं वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने कहा था। कहां पर? कार्यस्थलों की यहां पर बात की गई है, महिलाओं को कार्यस्थलों पर बचाने के लिए यौन उत्पीड़न से। ठीक है, तो यहां पर सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? यहां पर आपको बताना है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यहां पर आपके तीन यहां पर आपके ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी दिए गए हैं, बल्कि एक यहां पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहां पर बताना है। चलिए आते हैं इसके विकल्प पर। पटवारी। पटवारी आप लोग जानते हो ये तो ग्रामीण से संबंधित है। गांव में जो भूमि होती है उसको मापने का जो काम होता है, भूमि का रिकॉर्ड रखने का काम होता है, वो पटवारी या लेखपाल का होता है। यहाँ पर लेखपाल दे दिया गया। पटवारी या लेखपाल दोनों एक ही बात होते हैं, यानी कि कई कई जगह पर लेखपाल को पटवारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बात हो जाएगी, यानी कि ये भी ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। भूमि रिकॉर्ड रखने का अधिकारी ये भी एक तरीके का लेखपाल होता है, तो ये भी कौन होगा? ये भी ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। कहां से? ग्रामीण से। ये भी कहां से? ये भी आपका ग्रामीण से। पहला वाला भी आपका कहां से? ये भी आपका ग्रामीण से। बचा आपका सेकंड वाला जो कि कहता है कि नगर निगम वार्ड काउंसलर, ये कहां से संबंधित है? ये तो आपके शहर से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना कौन सा था जो कि ग्रामीण से बिलोंग ना करता हो, वो करेगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहां पर आ चुका है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत, फर्स्ट, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर द्वितीयक स्रोत आपसे पूछा है सेकेंड वाला, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कक्षा 6 की जो इतिहास की पुस्तक है वो आपकी यहाँ पर द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने वहां पर, जैसे आपकी पुस्तक हो गई या प्राचीन इतिहास के बारे में है पहली पुस्तक, जैसे हड़प्पा कालीन होगी, ऋग्वैदिक कालीन होगी, तो उस दौर के बारे में उस पुस्तक में लिखा गया है जिसको वर्तमान में लोग पढ़ते हैं, वो करती है द्वितीयक स्रोत का काम। और भारत का संविधान थोड़ी ना कोई लोग रोज रोज पढ़ता है। ठीक है, वो एक तरीके का द्वितीयक स्रोत नहीं होगा, यानी कि ये तीनों नहीं होंगे। होगा कौन सा? 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। यहां पर इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करती है। याद रखेंगे, जो राज्यपाल होता है ये राज्य में होता है, राज्य का होता है। ठीक है, राज्य में होता है। जो राष्ट्रपति होता है, कौन? जो राष्ट्रपति होता है वो होता है केंद्र में। ठीक है, वो कहां पर होता है? केंद्र में होता है। अगर मैं बात करूं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति यहां पर करता है। ये आप यहां पर याद रखेंगे।
महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगर मैं बात करूं राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्य का फर्स्ट नागरिक किसको बोलते हैं दोस्तों राज्यपाल को। अगर मैं बात करूं देश का पहला नागरिक, देश की अगर बात की जाए तब आपका होगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन आपकी पूछा जा चुका है, वो भी अलग अलग तरीके से। भारत का शोध मैत्री आपका कहाँ पर है? ये है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जो कि ध्रुवों पर स्थित है, यहाँ पर आपके पोल हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका उपस्थित है, जहाँ पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, ठीक है, ठंडा प्रदेश है अंटार्कटिका। वहीं पर आपका मैत्री और गंगोत्री, ठीक है, मैत्री और एक है आपका गंगोत्री, ये भारत के शोध संस्थान है 2। तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये है अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत है? भ्रंतोस्त का मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को क्या बोलते हैं? मोड़दार भी पर्वत, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत एक तरीके का धंसा हुआ पर्वत होता है, जैसे इस प्रकार से ये धंसा वाला भाग है ये वाला, तो यही आपका होता है। जब ये जो पहाड़ हैं आपस में इधर इधर आते हैं एक दूसरे की ओर, तब नीचे का भाग जो धंस जाता है अंदर की ओर, वही आपका होता है भ्रंश पर्वत, ठीक है। भ्रंश पर्वत को ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत के नाम से भी इसको जानते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बास सेज पर्वत। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन के बारे में, हिमालय पर्वत कैसा है? ये आपका है युवा पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत हो गया, ये कैसे हैं? ये बलित हैं, यहाँ पर लिखना चाहूंगा बलित पर्वत है। यूराल पर्वत आपका बलित है, हिमालय भी आपका कैसा है? बलित पर्वत है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आपको बताना क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पर बताना है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो मंडल है इसमें क्या होता है, जो उल्का पिंड आता है वो आने पर ही जल जाता है, पहला ऑप्शन। अगर मैं बात करूं समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज, क्या होते हैं? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श कौन सी परत है? ये है आपकी समताप मंडल, ठीक है ना, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाह्य मंडल को किस नाम से जानते हैं? इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियो वाली जो तरंगे होती हैं वो यहाँ पर ही आपकी पाई जाती हैं बाह्य मंडल में। अगर मैं बात करूं बहिर्मंडल, जो कि सबसे अंतिम वाला मंडल होता है, इसमें क्या होता है, तमाम जो गैसें होती हैं, बहुत सारी गैसें होती है, वो वहां पर आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा उल्कापिंड के बारे में। एक चीज और नोट करिएगा, यहाँ पर मौसम वाली घटनाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हर बार परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि हर बार पूछा गया है आज तक के सीटेट के इतिहास में। मौसम वाली आंधी तूफान बारिश ओला सब कुछ आपके क्षोभ मंडल में होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कभी कभी मिलान से भी यहाँ पर बनेगा, कभी कभी कथन से भी बनेगा। तो यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन यानी कि वायुमंडल वाले टॉपिक से बनते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं यहाँ पर लगा है, यहाँ पर खनिज के बारे में आपको कथन बताने हैं, जो कि गलत कथन की पहचान करनी है। 3 कथन यहाँ पर आपके सही होंगे, 1 कथन यहाँ पर गलत होगा, गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलिए आते हैं विकल्पों पर। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही बोला गया है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, अधात्विक नहीं होते, गलत बोला गया है। सभी खनिज धात्विक मतलब कि आपके धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं, ठीक है। धात्विक में जैसा आपका लोहा आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। और अधात्विक की बात करूं जैसे चट्टान में आपके चूना पत्थर आ जाएंगे, ये सभी अधात्विक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है खनिज के बारे में, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं शीतोष्ण
कटिबंधीय घास के स्थल, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल में ब्राजील के कंपोस, वेनेजुला के जो है लानोस, ये घास के मैदान यहाँ पर आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर कभी बात की जाए घास के मैदान की, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं? एक आपका होता है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी कि दो प्रकार के घास के मैदान यहाँ पर होते हैं। उष्ण जो होता है, उष्ण को सवाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर आपकी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उष्ण वाला अफ्रीका में, यानी कि ग्लोब के जो बीचों बीच का भाग है, जहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, उसी को तो बोलते हैं उष्ण कटिबंध। वहीं अगर मैं बात करूं शीतोष्ण की, किसकी बात करूं? शीतोष्ण की बात करूं तो इसमें अर्जेंटीना आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अर्जेंटीना के होते हैं पंपास, अमेरिका के होते हैं प्रेरी और ऑस्ट्रेलिया के होते हैं डाउन्स। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अफ्रीका में सवाना यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं शीतोष्ण, सॉरी यहाँ पर पहले लिखूंगा आपके उष्ण कटिबंध घास के मैदान, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। मैं यहाँ पर उष्ण कटिबंध के बारे में यहाँ पर लिखना चाहूंगा। इसमें आपका सवाना नंबर 1 यहाँ पर डाल लीजिएगा, सवाना। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका कंपोस्ट, क्या है कंपोस्ट, जैसा कि यहाँ पर आपका दिया भी गया है कंपोस्ट, और लानोस भी यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, ये किस देश में है? सवाना है आपके अफ्रीका में, और कंपोस्ट है आपके ब्राजील में, लानोस है वेनेजुला में। ये कैसे हैं? ये है उष्ण। ये उष्ण कहाँ पर होती हैं? ये कर्क व मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूं शीतोष्ण, किनकी बात करूं? शीतोष्ण की बात करूं, यानी कि ठंडे प्रदेश में जो पाए जाते हैं, शीत और उष्ण में। तो ये आपके ज्यादातर अमेरिका में ही पाए जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना में आपका हो जाएगा पंपास, क्या हो जाएगा? कंपास, और पंपास में डिफरेंट है। ब्राजील में कहते हैं कंपोस, जो कि उष्ण है, लेकिन पंपास ये है आपका अर्जेंटीना में। कहां पर है? ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, अमेरिका में बोलते हैं प्रेरी, क्या बोलते हैं? अमेरिका में इसको बोलते हैं प्रेरी। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे, बस आपका हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लिटिल तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लद्दाख को। लद्दाख को क्या बोला गया है? छोटा तिब्बत बोला गया है। लद्दाख में पश्मीना ऊन, कौन सी ऊन दोस्तों? पश्मीना ऊन पाई जाती है, याद रखेंगे। और लद्दाख का एक ग्रंथ भी काफी प्रचलित है, जिसको बोलते हैं केसर सागा। क्या बोलते दोस्तों? केसर सागा बोलते हैं। और यहाँ पर लोग कौन कौन से रहते हैं? यहाँ पर मुसलमान, यानी कि इस्लाम प्लस में बौद्ध। ठीक है, ये दो कौम के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। कौन कौन से लोग रहते हैं? इस्लामिक और बौद्ध। ऊन कौन सी पाई जाती है? पश्मीना। केसर सागा यहाँ का प्रमुख ग्रंथ है। बस ये तीन चीजें आप यहाँ पर सीख लो, जो कि परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं। पहला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। राइट आंसर होगा लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास क्या होता है दोस्तों? जब जो लोग होते हैं, पशुचारक जो होते हैं, वो एक जगह पर चरागाह की तलाश में दूसरी जगह पर जाते हैं, भाई आपका ऋतु प्रवास होता है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अगले टाइप का ऐसे बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, पहाड़ में लोग गर्मी में जाते हैं, गर्मी में जो चरवाहे लोग होते हैं वो पहाड़ों पर जाते हैं। मैदान जो क्षेत्र होता है वहां पर सर्दी में करते हैं ये आवागमन। कहने का मतलब है लोगों का अपने पशुओं के साथ गर्मियों में पहाड़ों की ओर चले जाना तथा सर्दी में मैदान की ओर चले आना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। ट्रांस ह्यूमंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांस ह्यूमंस भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको इस प्रकार से नहीं बताने वाला, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वो ऑथेंटिक चीजें बताता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ।
ठीक है, तो राइट उत्तर मैंने आपको बताया यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वासु के निर्देश क्या है? डीके वासु के निर्देश क्या है? फोर ऑप्शन, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। ये है डीके वासु के निर्देश। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जन स्वास्थ्य क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? कोस्टा रिका उपागम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर दिया गया है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि कहने का मतलब है भारत के जो दक्षिणी भाग हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर सर्दियों में ही वर्षा क्यों होती है, उसका कारण आपसे यहाँ पर पूछा है। उसका दोस्तों कारण क्या होगा? ऑप्शन दूसरा यहाँ पर कारण होगा पवन। पवन क्या होती है? पवन अरब सागर से, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो आपका है पहला ऑप्शन है, पवन स्थल भागों से, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, तो पवन जो होती है वो कहां से लौटती है? स्थल भाग से लौटती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जो कि सर्दी उत्पन्न करती है आपके दक्षिण भारत में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नहीं, गलत है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं तीनों यहां से गुजरती हैं। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है सेकेंड वाला। सेकेंड वाला यहाँ पर एक ऐसा महाद्वीप अफ्रीका जिससे कर्क, विषुवत, मकर ये तीनों रेखाएं यहीं से आकर गुजरती हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है सेकेंड वाला विकल्प। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तीन लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, एक लक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहाँ पर बताना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोला गया है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही बोला गया है। नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है? अरावली हिल्स। ठीक है, यानी कि अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं, ये भी बोला गया सही। यहाँ कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, यानी कि यहाँ पर खनिज संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा मौजूद है। गलत, पश्चिम की ओर ये तो नदियां बहती ही नहीं है। पश्चिम की ओर आपकी नर्मदा बहती है। कौन सी? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तापी हो गई, ये आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि महानदी और कृष्णा बहती हैं। ये यहाँ पर बहती ही नहीं है। तो यहाँ पर तीन आपके सही दिए गए, चौथा यहाँ पर गलत दिया गया है। चौथा वाला ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत वाला ही। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के। भारत में अपील प्रणाली का पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? व्हाट इज द अपीलिएटेड सिस्टम इन इंडिया? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यहाँ पर फोर ऑप्शन इसका राइट दिया गया है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान आपका कहलाता है अपील प्रणाली, अपीलिस्ट सिस्टम। ठीक है, अपीलिस्ट सिस्टम कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की यहां पर तीन विशेषताएं दी गई हैं, एक नहीं दी गई है, उसी को आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कथन आपके दे दिए जाते हैं चार, और उसमें विकल्प बनता है ए सही, बी सही है, या ए सी दोनों सही हैं, या तीनों सही हैं, कुछ भी सही नहीं है। तो ऐसे भी आप यहाँ पर ध्यान में देकर इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने वाले हैं। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के बारे में प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती, सही है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है। जनता को मतदान का अधिकार, ये भी सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। गलत वाला आपको बताना था, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो।
अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जो कि परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, अंडर द महायाना बुद्धिज्म, तो आपको बताना है जो महायान धर्म है उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा इसमें क्या हुआ था। बुद्ध जो है उनकी जो प्रतिमाएं हैं, क्या है, प्रतिमाएं, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाई जाने लगी। नंबर एक यहाँ पर हो गया। नंबर दूसरा बात यहाँ पर क्या है, जो आपके बोधिसत्व थे उनको स्वीकारा गया। बोधि यहाँ पर लिखना चाहूंगा, बोधिसत्व जो थे उनको यहाँ पर स्वीकारा गया था। और तीसरा जो था यहाँ पर, जो आपकी मथुरा है, क्या है, मथुरा है, तक्षशिला है, ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला है, इनका उदय हुआ था मूर्ति विकास के रूप में, मूर्ति कला के रूप में इनका विकसित होना, बोधिसत्व का आना, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ज्यादा से ज्यादा बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ये तीन विशेषताएं अगर आपने सीख ली तो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इन तीन स्टेटमेंट के जरिए आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लोगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मैंने आपको तीन चीजें बताई, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर आ चुकी है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, बिल्कुल सही। बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया, स्वीकारा गया दोस्तों, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यहाँ पर ये गलत कर दिया गया है, नहीं शब्द लग गया है इसलिए यहाँ पर गलत कर दिया गया है, और यहाँ पर सही था वैसे ही। मूर्ति कला के रूप में मथुरा व तक्षशिला का उदय हुआ, क्या हुआ, उदय हुआ, ना कि पतन हुआ। यहाँ पर पतन दिया गया है इसलिए यहाँ पर आपके गलत दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्टेट्यूस ऑफ बुद्ध वर मेड, यानी कि प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है आपसे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, बिल्कुल सही बोला है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखे, गलत दिया गया है। जो जनजातीय समूह हैं उनके पास क्या कोई दस्तावेज होते हैं, क्या वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होते हैं, क्या उनके पास कॉपी किताब जैसी संबंधित संसाधन होते हैं, नहीं होते हैं। वो गरीब होते हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं, रहने के लिए उनके पास खाना नहीं होता है, तो वो अपने दस्तावेज कैसे रखेंगे। तो गलत दे दिया गया यहाँ पर, उनके पास दस्तावेज होते हैं। बस गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना था, जो कि राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जनजातियों लोगों के रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, यानी कि एक लोग जैसे कोई पूर्वज है वो बोलता रहा अपने बच्चों को, फिर उसके बच्चे अपनी पीढ़ी को बोलते रहे, तो वो होती है मौखिक जानकारी, वो यहाँ पर सही है। जनजातीय समाज में अपनी विविध किस्म की जरूरतों को एक दूसरे पर निर्भर थे, ये भी सही है। गलत आपका सेकेंड दिया गया, जो कि यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, यानी कि समावेशित किया। 1857 के बाद में कैसे अंग्रेजों ने अधिकार यानी कि नियंत्रण कर लिया भारत पर। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। पहला यहाँ पर करेक्ट कैसा दिया गया है, वाई ट्रांसफर ऑफ पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अफेयर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर मैं बात करूं 1857 का विद्रोह, ठीक है, यहाँ पर ये 10 मई को आपका शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, खुद को पेशवा किसने घोषित किया। कानपुर से, कानपुर से खुद को पेशवा, खुद को पेशवा, पेशवा किसने घोषित किया, तो नाना साहब ने घोषित किया। किसने, नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया, ठीक है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। जो खिलजी वंश है, जिसको खलजी बोलते हैं, एनसीईआरटी पुस्तक में खलजी आपको लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, खलजी लिखा मिलेगा, बल्कि अन्य पुस्तकों में आपको खिलजी लिखा मिलेगा। सही कौन सा है दोस्तों, सही है आपका खलजी। सही कौन सा है, खलजी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो शब्दों का भी ध्यान यहाँ पर रखा करो। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन था उसके बारे में सही पूछा गया है।
उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। ठीक है, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में यहाँ पर रहा। बिल्कुल कैसा दिया गया है यहाँ पर, ये आपका कैसा दिया गया है, ये गलत है, ये इसके बारे में नहीं आता है प्रशासन के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पहली बार बैठा गया। बैठा तो गया यानी कि वहां पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन सफल नहीं रहे। वहां के लोगों ने इनको वहां से भगा दिया था। दिल्ली के से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना कठिन था, ये यहाँ पर सही बोला गया है। अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार लंबे समय तक कर पाए, नहीं कर पाए लंबे समय तक। यहाँ पर लंबे समय कर दिया गया, कम से कम ये 2-3 दिन तक वहां पर टिक पाए। वहां के जो लोग थे उन्होंने इनको मार मार के वहां से भगा दिया। यहाँ पर लंबा समय दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है, ये भी थर्ड वाला यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बिल्कुल सही बोला गया है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, बिल्कुल गलत, ऐसा इतिहासकार नहीं कहना चाहते हैं। आपकी पुस्तक जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वहीं से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर ये गलत है, संभवतः नदियां सूख गई, ये सही है, बी सही है, ए सही है। यानी कि सी जिस ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत होगा, ये भी यहाँ पर गलत होगा, ये भी यहाँ पर गलत होगा। बचा आपका सेकेंड वाला, सेकेंड ए बी सी डी यहाँ पर सही होगा, ए बी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? इसका जो साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र के पटने से मिला है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल में क्या होते थे, शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा किस ऑप्शन में है? बिफोर कॉमन एरा आपके है सेकेंड ऑप्शन में, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दो कथन ए भी दिए गए हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, बिल्कुल देखते थे, सही है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यूरोप की बात की गई है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो लोग थे वो लोग राष्ट्र राज्य को मतलब कि राष्ट्र राज्य के रूप में वो देखने लगे थे, बिल्कुल सही कहा गया है। और मैं बात करूं अगर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोगों को उनको यह पता होने लगा कि प्रत्येक भाषी जो समुदाय है उनका एक अलग राष्ट्र था। दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे से अलग अलग हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, ठीक है, तब बच्चों को पढ़ाया जाता था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जा सकता है आरंभिक मानवों के इतिहास को समझने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए उदाहरण ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा तब उत्पन्न होती है, निर्मुक्त होती है, जब अप्रशीकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? परंपरागत का मतलब होता है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। तो बायोगैस आप कर लोगे, प्राकृतिक गैस नहीं कर पाओगे, भूतापीय ऊर्जा भी कर लोगे, मोम आपका कोई ऊर्जा होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जलवायु के संबंध में किसके संबंध में? जलवायु के संबंध में ए बी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पर चयन कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जलवायु और मौसम में डिफरेंट क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ पर लिखना चाहूंगा जलवायु दोस्तों क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में यानी कि लंबे समय तक रहने वाला जो
दशा होता है लंबे समय तक, जैसे 10 वर्ष आपका हो गया, 15 वर्ष हो गया, 20-25 वर्ष तक आप ले लो, ठीक है। तो ये वहाँ की जो जलवायु रहती है, 10 वर्ष 15 वर्ष वहाँ का मौसम रहता है, तो उसको बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। एक समान रहने वाला समय, उसको बोलते हैं जलवायु। अगर मैं बात करूं मौसम की, मौसम आपका क्या होता है, दिन प्रतिदिन, दिन में भी बदल सकता है, सप्ताह में भी बदल सकता है, ठीक है, 2-4 दिनों में भी बदल सकता है। यानी कि जो अल्पकाल में, यानी कि थोड़े ही समय में जो बदलते रहते हैं, उनको बोलते हैं मौसम। जो अल्पकालीन होते हैं, कैसे अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए जो होते हैं, कम समय के लिए जो होते हैं, कम समय में परिवर्तित होते रहते हैं, वो होते हैं मौसम। वहीं अगर मैं जलवायु की बात करूं तो ये दीर्घकालिक होते, 15-10 वर्ष तक ये बने रहते हैं एक ही जगह पर। आपको मैंने समझा दिया। अब आते हैं विकल्प पर। आपसे पूछा गया जलवायु के बारे में। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नहीं, दिन प्रतिदिन नहीं होता, ये तो मौसम की बात की गई। किसकी? मौसम की यहाँ पर बात की गई है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई व उच्चावच पर निर्भर करती है। ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। सिर्फ शब्द यहाँ पर दे दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे, दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ओके ओके, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्थायी पवनों के संबंध में ए बी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थायी पवनें क्या होती हैं दोस्तों? यहाँ पर लिखना चाहूंगा, स्थायी, जो एक ही दिशा में निश्चित चलती रहती हैं, वही आपकी होती हैं स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल। पश्चिमी एवं पूर्वी इनके उदाहरण है, बिल्कुल। यहाँ पर दोनों सही हैं, यहाँ पर दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि कायंत्रित सेल के बारे में ABC 3 कथन यहाँ पर दिए गए, सही कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। कायंत्रित सेल के बारे में, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही बोला गया है। कायंत्रित सेल उच्च दाब और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। संगमरमर एक कायंत्रित सेल है, बिल्कुल सही बोला गया है। तीनों कथन यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो आपकी सेलें होती हैं, जिनको चट्टान भी बोला जाता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है आग्नेय। कौन सी होती है? आग्नेय होती है। दूसरी होती है अवसादी होती है दूसरी वाली, ठीक है। तीसरी वाली कौन सी होती है? कायांतरित। कौन सी होती है? कायांतरित होती है तीसरी वाली, ठीक है। आग्नेय जो होती है, आग्नेय का निर्माण मैग्मा से होता है, ठीक है, द्रवित मैग्मा के पिघलने से होता है आग्नेय का। अवसादी को परतदार भी बोलते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान को किस नाम से जानते हैं? परतदार के नाम से भी जानते हैं। कायंत्रित क्या होता है? इन दोनों का ही रूप आपका कायंत्रित होता है। आग्नेय चट्टान और अवसादी सेल का उच्च ताप दाब के कारण पिघलने लगती, वही आपका कायंत्रित बन जाता है। निम्नलिखित में से कहां सभी अक्षांशों का दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। किस अक्षांश पर सीधा चमकता है एक बार सूर्य वर्ष में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका थर्ड, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा में वर्ष में एक बार सूर्य इसके ठीक ऊपर से चमकता है। कैसे चमकता है आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये आपकी रही ग्लोब यानी कि पृथ्वी, ऊपर में है आपकी कर्क रेखा, नीचे में है आपकी ये मकर रेखा। ये है आपकी मकर रेखा, ऊपर है आपकी कर्क रेखा, बीच में है आपकी विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये क्या होता है? इसको कहते हैं उष्णकटिबंध, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। आपका ये रहा सूर्य जो होता है, इसकी जो सबसे ज्यादा जो ऊष्मा पहुंचती है, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में यहाँ पर पहुंचती है। यहीं पर वर्ष में एक बार सूर्य ठीक इसके ऊपर में चमकता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, राइट आंसर होगा कर्क और मकर रेखा। अगर कर्क रेखा का मान पूछा जाए 23.5 डिग्री, कितना?
आपका है 23.5 डिग्री जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर मैं बात करूं मकर रेखा की, ये भी आपका 23.5 डिग्री ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहां पर कहता है कि जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन आपको बताना है। किसके बारे में? जैव मंडल आखिर होता क्या है? जैव मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर इसको बोलते हैं। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि, जल, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। जैव मंडल किसका भाग है? पृथ्वी पर जो प्रमुख परिमंडल होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपका हो गया स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, वायुमंडल, उसके बाद में आपका जैव मंडल। यानी कि ये 4 आपके प्रमुख परिमंडल होते हैं पृथ्वी के। स्थल मंडल में आपकी भूमि आ जाती है जहां पर मनुष्य निवास करता है, स्थल ही स्थल हो। जल मंडल जहां पर जल ही जल स्थित हो। वायु जहां पर हवा ही हो। वायुमंडल के अंतर्गत 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये वाली आपकी, ठीक है। और यहाँ पर जैव मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। तो जैव मंडल आखिर होता क्या है? जैव मंडल आपका क्या होता है? इसमें आपकी हवा स्थित होती है। हवा, पानी, स्थल, हवा, पानी, स्थल, ये तीनों चीजें जहां पर स्थित होंगी, हवा, पानी, स्थल, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जैव मंडल। क्या क्या 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई? हवा यानी कि वायु, जल यानी कि पानी, स्थल। तो ये 3 चीजें जहां पर स्थित होगी उसको बोलेंगे जैव मंडल। जहां पर ये 3 चीजें स्थित होती हैं वहीं पर आपके जानवर रहते हैं, हम लोग रहते हैं यानी कि मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे भी उसी के साथ रहते हैं। अब आते हैं इसके विकल्प पर। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश ये भी यहाँ पर हो सकता है। पौधे एवं पशु जगत भी यहाँ पर हो सकता है। भूमि भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, पौधे भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं। पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, ये तो यहाँ पर गलत हो गया। पौधे, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां पर है? कर्नाटका में है, ओडिशा में है, केरल में है या आंध्र प्रदेश में है? कौन सी लड़ाई की बात करी गई है? कलिंग की लड़ाई। कलिंग की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? कलिंग नामक स्थान पर हुई थी। परंतु आपसे पूछा गया है कि कलिंग कहां पर में पड़ता है, तो कलिंग जो है ये पड़ता है ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में पड़ता है। आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आ चुका है अगला प्रश्न। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ ठंडी धारा बहती है। दंतुरित तटीय क्षेत्र, तट के साथ गर्म धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 से 3 बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर तट के साथ ठंडी धारा बहती है, गलत होगा। दंतुरित तटीय क्षेत्र किसका है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? ये यहाँ पर बात की गई है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की गई है, जो कि सबसे व्यस्ततम आपका बंदरगाह आता है, यानी कि पत्तन सबसे व्यस्ततम महाद्वीप आप मतलब कि पानी के मामले में आपका ऑस्ट्रेलिया ही आता है तटीय क्षेत्र में, जिसकी तट रेखा कैसी है? दंतुरित है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अगले विकल्प पर। तट के साथ गर्म बहती है, ये भी गलत। राइट आंसर जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जहां पर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है वो मछली के लिए सबसे ज्यादा प्रचुर माना गया है। मछली के लिए जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो मछली के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। राइट आंसर 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। 4 से 5 बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 2 भूखंडों को जोड़ती है। कभी कभी आपसे पूछता है जल खंडों को जोड़ती है या जल वाले भागों को जोड़ती है। कभी कभी पूछा जाता है स्थल वाले भागों को जोड़ती है। तो तमाम प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर मुख्य तौर पर बात की गई है भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है। भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या जल संधि। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा भूसंधि। भूसंधि को स्थल संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल संधि भी इसको बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि की संकरी पट्टी जो कि स्थल के भागों को स्थल से जोड़ती है, तो आपकी
भूखंड कह लो या स्थल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा। अगर मैं बात करूं जल संधि की, जो जल संधि होती है जल वाले भाग को जोड़ती है, जल वाले भाग को जल से ही जोड़ती है। जैसे मैं बात करूं दक्षिण भारत की, ठीक है, श्रीलंका जो आपका है और जो भारत को है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? पाक जल संधि यहाँ पर आपको जोड़ती है। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। राइट उत्तर मैंने आपको बताया जल संधि। जो सॉरी यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? भू संधि, जिसको स्थल संधि के नाम से भी जानते, जो कि बड़े दो खंडों को यहाँ पर भूखंडों को जोड़ती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ग्लोब, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र। आनुपातिक यानी कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आकार ऐसा दिखाने के लिए आपको ग्लोब की जरूरत पड़ती है, यानी कि ग्लोब सबसे उपयुक्त यहाँ पर रहेगा। तीसरा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं मानचित्र की, किसकी बात करूं? मानचित्र। मानचित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका भौतिक होता है, एक तो आपका राजनीतिक होता है, और तीसरा आपका होता है थीमेटिक। कैसा होता है? तीसरा आपका होता है थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक वाले में आपके भौतिक, जैसे इसके अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे? महाद्वीप आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे, नदी, ठीक है, झरना, ये सभी भौतिक के अंतर्गत आते हैं। वहीं मैं बात करूं राजनीतिक, विश्व का मानचित्र, गांव का मानचित्र, शहर का मानचित्र, दिल्ली का मानचित्र, बिहार का, तो ये सभी राजनीतिक के अंतर्गत आते हैं। और थीमेटिक वाले में किसी वर्षा का मानचित्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्र हो गया, वो आपके थीमेटिक में आते हैं। परंतु मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन मैं बात करूं महाद्वीप के अनुपातिक क्षेत्र आकार दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त आपका ग्लोब ही रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। यहाँ पर भी मानचित्र से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको मानचित्र समझने के लिए भाषा का उपयोग करना है तो कौन सी रूढ़ चिन्ह होंगे या रेखा चित्र होंगे, वर्णमाला के अक्षर होंगे विषय संबंधित मानचित्रों द्वारा? राइट आंसर होगा यहाँ पर रूढ़ी चिन्हों द्वारा। रूढ़ी चिन्ह आखिर होते क्या हैं? यही आपके मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसको मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। रूढ़ि चिन्ह आखिर होते क्या हैं? कभी कभी आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी अच्छे ढंग से, या मानचित्र को कभी देखा होगा, ऐसी आकृति दर्शाई जाती है। ये आपकी हो गई नदी। क्या हो गई? नदी हो गई। कभी आपने ये वाला क्रॉस का चिन्ह देखा होगा, ये आपका दर्शाता है गिरजाघर, यानी कि ये आपका चर्च को दर्शाता है। यही आपके चिन्ह, जैसे मंदिर की मैं बात करूं, इस प्रकार से आपके मंदिर भी दर्शाए जाते हैं। तो मंदिर का जो मान लीजिए जो आकृति होती है रूढ़ि चिन्ह, उन्हीं को रूढ़ि चिन्ह बोला जाता है। ये ज्योग्राफी में होते हैं। जैसे समुद्र को दर्शाना है, महासागर को दर्शाना है, पर्वत पठारों को ऐसे ऐसे दर्शाना है, ठीक है, तो वही आपके होते हैं रूढ़ चिन्ह, ठीक है। जैसे पुलिस चौकी को दर्शाना है तो वहां पर पी करके कुछ लिखा रहता है, पोस्ट ऑफिस को दर्शाना है तो पोस्ट करके वहां पर मानचित्र में लिखा रहता है। तो यही आपके क्या होते हैं? यही आपके रूढ़ चिन्ह होते हैं। जैसे अगर आपको रेल की पटरी दर्शानी है तो मान लीजिए ऐसे ऐसे आपको दर्शाया जाता है। किसी रोड को दर्शाना है तो रोड को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं, वही आपके होते हैं रूढ़ चिन्ह। वही मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा ही आपकी रूढ़ चिन्ह होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति है सभी देशों पर इसकी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 2012 को आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012, यानी कि 2012 आपका है ईस्वी है, ठीक है। ईस्वी को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है AD करके, एनो डोमिनी, ठीक है। तो 2012 को लिखा जाएगा AD, जो कि वर्तमान में चल रहा है। जैसे 2000 आपका है 24, 2024 को लिखेंगे AD, एनो डोमिनी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी इसका होता है। तो यहाँ पर कौन सा जवाब इसका राइट आंसर होगा? AD, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, लाइक नहीं किया है, लाइक भी कर दो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट नहीं किया है, कमेंट भी कर दो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना,
अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। तो बढ़ावा कौन देता है? अपनी मातृभाषा में बोलोगे तो ये विविधता को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही है, पहले ही वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? कैसा स्थल? पुरापाषाण स्थल। इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्ज होम। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर को भीमबेटका, जो कि पुरापाषाण स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ पर स्थित हैं? ये है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मैं बात यहाँ पर करूँ अगर इनाम गांव की, ये है महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में है, घोड़ नदी के तट के किनारे, घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो कि इनाम गांव है। ये हड़प्पा कालीन शहर है। कैसा है? हड़प्पा का एक नगर है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का शहर है। ठीक है। बुर्ज होम दोस्तों का है, बुर्ज होम भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कश्मीर। बुर्ज होम जो है ये आपका है कश्मीर में। चलिए यहाँ पर बुर्ज होम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लोगों को गर्तों यानी कि गड्ढों में दफनाया जाता था। कहाँ पर? में बुर्ज होम में। इनाम गांव की मैंने बात करी ली, घोड़ नदी के तट पर महाराष्ट्र में है। और हल्लूर आपका ये दक्षिण भारत में पड़ता है। भीमबेटका आपकी कहाँ पर है? ये मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है आपकी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्त व्रत। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करूं, क्वेश्चन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में 2 से 3 बार क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे उनके प्रकार मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कहा गया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण, जो कि कितना टाइम लेता है? 365 दिन प्लस में 6 घंटे, जिसको एक वर्ष बोलते हैं। ठीक है। तो 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिक्रमण। अगर मैं बात करूं घूर्णन की, घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का, यहाँ पर लिख देता हूं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी पर अपने अक्ष का घूमना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है घूर्णन। जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कहलाता है परिक्रमण। इतना यहाँ पर आपका डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, परिक्रमण इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रदीप्ति व्रत की बात करूं तो ये दिन रात को विभाजित करता है, दिन और रात को बांटता है, दिन और रात को विभाजित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में प्रदीप्ति व्रत क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद में, गुप्त काल में। ठीक है। तो वैदिक काल जो था इसमें क्या था? उपहार दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? उपहार दिए जाते थे। परंतु यहाँ पर एक शब्द लगा है विशिष्ट महत्व था। विशिष्ट महत्व कर व्यवस्था यानी कि टैक्स की बात करी जा रही है। किसकी? टैक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका जो विशिष्ट महत्व था वो था महाजनपद काल में। महाजनपद काल में था, सभी लोगों पर कर वसूला जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। ठीक है। जैसे कर की बात की गई, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे। यानी कि वो उपहारों पर नहीं मतलब कि निर्भर थे, वो रोज उन पर कर वसूलते थे नियमित समय के अनुसार। जैसे फसलों पर कर वसूला जाता था, कारीगर यानी कि शिल्पकारों पर भी कर वसूला जाता था, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में जैसे दूध, घी, मट्ठा के रूप में उनको देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान कर देना पड़ता था, व्यापारियों को भी देना पड़ता था, आखेटकों, संग्राहकों, जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। यानी कि कहने का मतलब है एक विशिष्ट कर था जो कि सभी लोगों को देना पड़ता था, चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो जानवरों को मारने वाला यानी कि आखेटक हो या संग्राहक हो, वो भी राजा को देनी पड़ती थी। आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। राइट आंसर होगा ना यहाँ पर महाजनपद। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका छोटा नागपुर, जो आपका पठार पड़ता है। कहाँ पर में? ये पड़ता है झारखंड वाले इलाके में। ठीक है।
तो वहीं पर आपके मुंडा जो जनजाति है वो निवास मुख्य रूप से यहीं पर करती है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है ईदगाह, खानकाह, इबादत खाना, दरगाह। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है मकबरा। मकबरा क्या होता है, चलिए इसको पहले जान लेते हैं। मकबरा का मतलब होता है कब्र, जहाँ पर किसी सूफी संत को जमीन के अंदर जहाँ पर दफनाया जाता है उसी को बोलते हैं कब्र। कब्र को ही बोलते हैं मकबरा। ठीक है, उसके बाद में उस जो भूमि होती है वो पूजनीय हो जाती है, लोग जाते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो उसी को मकबरा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। लेकिन इसी को बोला जाता है दरगाह। क्या बोला जाता है? दरगाह बोला जाता है मकबरे को, यानी कि कब्र को ही क्या बोला जाता है? दरगाह बोला जाता है। इबादत खाना, जहाँ पर जो ये सूफी संत होते हैं, जहाँ पर अपने अल्लाह जो है उनके परमेश्वर, उनकी वो उपासना जहाँ पर करते हैं वो होता है आपका इबादत खाना। खानकाह क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दरगाह यहाँ पर राइट आंसर होगा, मकबरे को कहा जाता है। खानकाह क्या होता है, जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, बैठक करते हैं, वही एक आपका होता है खानकाह। आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। उनको दोस्तों क्या बोलते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है, ना ही प्रकाश होता है, बल्कि वो तारों की रोशनी यानी कि दूसरे तारों की सहायता से वो प्रकाशित होते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। इनके पास प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ना ही प्रकाश होता है, ना ही इनके पास किसी भी प्रकार की ऊष्मा होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है ग्रह। ये कैसे चमकते हैं? ये दूसरे तारों की सहायता से चमकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रह क्या है, जैसे हम लोग जहाँ पर निवास करते हैं पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि तारे के प्रकाश यानी कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तारा क्या हो जाएगा? सूर्य आपका एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जो पृथ्वी, पृथ्वी आपकी एक ग्रह है जो कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। वर्तमान आपकी पृथ्वी, आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। जिनका प्रकाश नहीं होता है वो ग्रह होते हैं, जिनका प्रकाश होता है वे आपके तारे होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचना एकत्र करना। उदाहरण है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, विधागत। यहाँ पर राइट आंसर की बात करूं तो पहला वाला होगा यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े का। जैसे मौसमी उपकरणों के द्वारा अगर मौसम की जानकारी प्राप्त की जाती है वो पहले में आएगी। कैसे पहले में आएगी? जैसे कोई चीज नई हो, नई चीज को पहले में रखा जाता है। जैसे मौसम संबंधित उपकरण है, जैसे मान लीजिए आपने अभी मौसम की जानकारी प्राप्त की, वो कैसी जानकारी है? बिल्कुल न्यू जानकारी है, बिल्कुल नई जानकारी है। नई जानकारी को प्राथमिक में रखते हैं। द्वितीयक में क्या होता है? जैसे कि किसी ने पुस्तक लिखी, उसको किसी ने पढ़ा, फिर दूसरे ने पढ़ा, वो आपकी द्वितीयक स्रोत का काम यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है स्थानीय मौसम की जानकारी समाचार पत्र में देना, वो कैसा है? वो आपका द्वितीयक होता है। समाचार पत्र में देना, कहां पर में देना? समाचार पत्र में देना मौसम की जानकारी, वो द्वितीयक होता है। कैसे? किसी व्यक्ति ने मतलब कि समाचार पत्र जब छापा होगा उससे पहले उसको जानकारी नहीं प्राप्त हुई होगी, उसने बस समाचार पत्र छापने के बाद में जब लोगों को उसकी जानकारी हुई, यानी कि द्वितीयक हो जाएगा, वो आपका द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर पहली ही बात की गई है तो प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, उप प्लस निषद, उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है पास में, निषद का मतलब होता है बैठना। तो वैदिक काल की अगर बात करूं तो उसका अर्थ होता था उपनिषद, गुरु के पास में जाकर बैठो बच्चों, यानी कि शिष्य को गुरु के पास बैठना पड़ता था। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत में कानून कौन बनाता है? आपसे पूछा है। संसद बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगा या उसका मंत्री परिषद बनाएगा? राष्ट्रपति, न्यायपालिका। राइट आंसर होगा यहाँ पर संसद। संसद क्या करती है? कानून निर्माण करने की एक संस्था है। संसद क्या है? संसद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कभी कभी बात करूं संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक औपनिवेशीकरण या पुनर्जागरण। यहाँ पर राइट आंसर होगा औपनिवेशीकरण उसको बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपसे कहा गया है जब एक देश किसी दूसरे के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो वो औपनिवेशीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी बोलते हैं कि औपनिवेशिक भारत में, तो औपनिवेशिक भारत क्या है? जब जो अंग्रेज जो आप अपने भारत में आए थे उन्होंने अपने अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति में बदलाव लाना शुरू कर दिया, इसलिए भारत को बोलते हैं औपनिवेशिक भारत उस दौर का। ठीक है, तो यहाँ पर औपनिवेशीकरण हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, एशिया अफ्रीका में, यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है पहला ऑप्शन होना चाहिए, पहला एशिया और अफ्रीका। कौन सा? एशिया और अफ्रीका में क्या है? यहाँ पर विश्व की 80% जनसंख्या क्या करती है? निवास यहाँ पर ही करती है, एशिया और अफ्रीका में, एशिया और आपकी अफ्रीका में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर होगा निर्वाचन क्षेत्र। जहां से ऐसा क्षेत्र जहां से लोग अपने नेता को चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो आपका होता है निर्वाचन क्षेत्र। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कहता है कि जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, यही कहलाता है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र उसको बोलते हैं जब क्या होता है औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे से नजदीक स्थित होती हैं और नजदीकी का लाभ उठाना चाहती हैं, भाई आपका होता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग, यानी कि आधुनिक जो उपकरण होते हैं कृषि करने के लिए उनका इस्तेमाल व्यापक स्तर पर किया जाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्तर पर किया जाता है अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन का साफ कहना है, सरल शब्दों में यहाँ पर आप समझो, टेंशन मत लो। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहना है कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें आधुनिक उपकरण का बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता है उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, यानी कि कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, उसको दोस्तों बोलते हैं वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती बोला जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? इसको झूमिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कौन से वन हैं जो कि उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है और वो हमेशा ही हरे भरे दिखते रहते हैं, वो आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इनकी पत्तियों गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अब बात करते हैं इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं वो यहाँ पर मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। जैसे मैं बात करूं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा वन भी इनको ही कहा जाता है। ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय के करीब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे ग्लोब है, बीच में आपकी है भूमध्य रेखा, ऊपर है आपकी कर्क रेखा, नीचे है आपकी मकर रेखा, तो इसी के मध्य, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहीं पर आपके ये वन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास घने जंगल में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म है और साल भर यहाँ पर वर्षा होती है। चूंकि कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता है इसलिए पेड़ अपनी पत्ते पूरी तरह से नहीं गिराते हैं। ठीक है, तो बारिश होती रहती है, धूप भी निकलती है,
तो कभी पेड़ सूखते भी नहीं है, इसलिए उनके पत्ते गिरते रहते हैं और वृक्ष हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं, यानी कि पूरी तरह उनके पत्ते नहीं गिरते हैं। यही कारण इन्हें सदाबहार भी कहा जाता है। घने पेड़ों की घनी छतरियां इन मतलब कि दिन में भी सूरज की रोशनी को जंगल के अंदर नहीं घुसने देती हैं। शीशम, आबूनस, महोगनी जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ यहाँ आम हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की। वन है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। मैंने आपको बताया मानसूनी वन है जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। सूखे मौसम में पेड़ पानी बचाने के लिए पत्ते गिरा देते हैं। शीतोष्ण की बात करूं तो ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तरी पूर्वी भारत में मतलब कि भाग में पाए जाते हैं। पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं। शुष्क मौसम में शीतोष्ण गिराते हैं शुष्क मौसम में, और सूखे मौसम में उष्णकटिबंधीय गिराते हैं। समशीतोष्ण में आपके यहाँ पर ये कहाँ पर हैं, ये आपके मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इसमें ओक, पाइन, नीलगिरी आदि कठोर नरम लकड़ी के पेड़ इसमें शामिल होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे होगा? जीवन के अधिकार से होगा। यहाँ पर आपका थर्ड वाला राइट उत्तर होगा। ठीक है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद आपके 21 में है। अगर मैं बात करूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है 25 से लेकर 28। 25 से 28 में समानता के अधिकार की बात करूं तो 14 से 18 में आपका आता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में आता है, अनुच्छेद 32 में आता है। तो मैंने आपको सभी यहाँ पर बता दिए। पूछा है 21 वाला, जीवन का अधिकार 21 में आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? यानी कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं, क्या होते हैं, जो कि आपके हवाई जहाज होते हैं, उनको उड़ाने के लिए कौन सी वायुमंडल की परत सबसे अच्छी मानी गई है? क्षोभ मंडल, आयन, समताप, बाह्य। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा समताप मंडल। इसमें जो मौसम वाली घटनाएं होती हैं, कैसी घटनाएं? मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं। यही कारण है यहाँ पर एकदम मौसम बिल्कुल कैसा होता है? मुक्त होता है, मौसम मुक्त होता है, आंधी से मुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर जहाज आपके उड़ते हैं। और एक बात याद रखेंगे, समताप मंडल को ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। मैं बात करूं अगर क्षोभ मंडल की, इसमें मौसम वाली घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में इसमें मौसम की घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगे, बाह्य मंडल में आपकी क्या होती हैं? यहाँ पर आयन मंडल है और ये बाह्य मंडल है। ठीक है, तो उत्तर मैंने आपको बताया थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं खालसा पंथ। यहाँ पर एक खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा एक पंथ भी होता है या खालसा इसको बोल लो। तो इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला, गुरु गोविंद ने खालसा की स्थापना की थी। कब की थी? कब की थी? ये की थी 1699 में। कब की थी दोस्तों? इन्होंने 1699 में इसकी स्थापना की थी, जो कि आपके महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने विश्व शांति का मतलब है कुलह ए सुल, ठीक है, सुलह ए कुल नीति जो थी उसकी, वही है आपकी विश्व शांति। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? बिहार में, हरियाणा में, यानी कि सभी स्टेट में गवर्नर होता है, उसको नियुक्त कौन करता है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उसको नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत मैंने आपको बताया था, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरण, अनवीकरण। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। परंपरागत का पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है? जो समाप्त हो जाए, एक बार प्रयोग करो खत्म, एक बार ही में खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं परंपरागत या अनवीकरण। एक बार में कौन सा खत्म होगा? जीवाश्मी ईंधन, जैसे आपके कोयला ले लो, पेट्रोलियम ले लो, खनिज तेल ले लो, एक बार प्रयोग कर लो, दोबारा उसको नहीं कर पाओगे, यानी कि खत्म हो जाएगा एक ही बार में। तो पहला यहाँ पर राइट आंसर है। पवन आपकी नहीं खत्म होगी, ना ही सौर ऊर्जा खत्म होगा, ना ही ज्वारीय ऊर्जा खत्म होगी, तो पहला वाला खत्म होगा, वही यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी सभी यहाँ पर आपके गैर परंपरागत दिए। कैसे गैर परंपरागत? यानी कि नवीकरण दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? कैसा स्थल रूप दोस्तों पूछा गया है? अपर्दन स्थल रूप यहाँ से पूछा गया है। लोयस, डेल्टा, हिमोड, छत्रक शिला। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? कंफ्यूजन वाला यहाँ पर क्वेश्चन है।
चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा छत्रक शिला। इसका निर्माण पवन अपर्दन है, ये पवन के द्वारा अपर्दन आकृति है, पवन के द्वारा छत्रक शैल, हेमोड ये निक्षेपित आकृति यानी कि निक्षेपण है। आपसे पूछा है अपर्दन, लेकिन ये है यहाँ पर निक्षेपण। हेमोड किसका है? हेमनद का। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा हेमनद का, हेमनद का निक्षेपण क्या है? हेमोड होता है। डेल्टा ये आकृति है किसकी है? नदी की एक स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति है नदी की। ये आपकी स्थलाकृति है, ये आपके निक्षेपण है, ये आपका अपर्दन है। किसका अपर्दन है? ये आपका है पवन का अपर्दन। लोयस किसका है? लोयस आपकी एक आकृति है। लोयस क्या है? ये आकृति, ये भी पवन के द्वारा बनाई जाती है, जो कि चाइना में ज्यादा पाई जाती है। राइट उत्तर जो आपका होगा छत्रक शिला यानी कि छत्रक शैल भी इसको बोलते हैं, भाई यहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब आपका चला था? 1930 के करीब में, ठीक है। तो इसी को दांडी यात्रा का शुरुआत माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में पूछा गया है। ये लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। क्लासिकल जो आपके डांस होते हैं वो कितने हैं? 8 हैं कि 9 हैं? आपके वर्तमान में तो 9 हैं, ठीक है। बात मैं करूं यहाँ पर कथकली, कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, नहीं। 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिली है। कथक कहाँ का है दोस्तों? कथक है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है? ये है आपके कहाँ का है? ये कथकली जो दोस्तों है ये है आपके कर्नाटक का। कहाँ का है? ये है आपके कर्नाटक का, याद रखेंगे। कथकली सॉरी ये कथकली कहाँ का है? ये है केरला का। कहाँ का है? ये है आपके केरला का है। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, यानी कि यूपी का है। आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। जब शैलों पर दबाव पड़ता है, कठोर पड़ता है, तो वो अपना रूप बदल लेते हैं, उसको बोलते हैं कायांतरित शैल। क्या बोलते हैं? कायांतरित शैल उसको बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर दोस्तों कितनी है? 82.5 पूर्वी देशांतर है। 82.5 किस में है? पहले वाले ऑप्शन में है। 82 ये 82 अक्षांश और 30 मिनट, 82 अक्षांश 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। पहला विकल्प यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। जैसे संसाधन किसी क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग ही नहीं किया जाता है, उनको क्या बोलोगे आप? तो उनको आपको बोलना क्या है? संभाव्य संसाधन, वास्तविक, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। राइट आंसर होगा संभावित संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि पहले से ही वहाँ पर उपस्थित हैं और उनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो आपके कहलाते हैं संभावित संसाधन। वास्तविक क्या होता है? जिनका मूल्य निश्चित हो, जिनका उपयोग भी वर्तमान में किया जा रहा हो। बेकार संसाधन कोई नहीं होता है। मूल्यवान संसाधन आपको मैंने बता ही दिया। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प है, ये किसका मिश्रण है? अरब भारतीयों का, फारसी भारतीयों का, तुर्की अफगान का, तुर्की व फारसियों का। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों पहला यहाँ पर कौन सा होगा? कौन सा यहाँ पर होगा? फारसी और भारतीय शैलियों का। यहाँ पर सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ चुका है अगला क्वेश्चन। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। किसने? रानी चेन्नम्मा ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में अभी आपके पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं। जैसे कोई समाज है उसको कोई नाम दे दिया जाए या उसको उसी के जरिए जोड़ दिया जाए, उसको बोलते हैं रूढ़िवाद। रूढ़िवाद धारणाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
रूढ़िबद्ध उसको बोला जाता है। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रहते हैं, ठीक है, वो पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। चारों ओर का घेराव क्या कहलाता है? चारों ओर का जो घेराव होता है उसको दोस्तों बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं उसको, ठीक है। वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।